चलो हाय गाइस। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर जिसको कि हम लोग कोर ऑफ बायोलॉजी पर्टिकुलर अगर हम बीपीएससी लेवल की बात करें तो क्योंकि यहाँ से जो है सो अब आप जैसे आगे बढ़िएगा टिश्यू भी है बट यहाँ एक्चुअली ये कोर सब्जेक्ट कोर टॉपिक यहाँ से अब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी और डिजीज वगैरह के बारे में बात करें तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का अगर मैक्सिमम वेटेज वाला अगर क्षेत्र है तो नाउ अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो पढ़ा ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट है बट लेकिन उतना इम्पोर्टेंट जितना इसके रेस्पेक्ट में तो डेफिनेटली इस पर हम लोग का सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा या कह दीजिए कि इस पर था फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। दैट्स वाई लेट अस स्टार्ट विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी। चार भाग में बटा हुआ है फिजियोलॉजी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो सेकेंड पार्ट में बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। देन थर्ड पार्ट में बात करेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और साथ ही साथ जो है सो इसका आपको मतलब कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लास्ट पार्ट में नर्वस सिस्टम और बाकी जो है हार्मोनल ग्रोथ है सब पे बात। तो ये मोटा मोटी चार पार्ट में ये आपका कवर है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से कोर होने के साथ साथ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग बात कर शुरू कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मानो क्या है, एक बायोलॉजिकल मशीन है, इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है सो ये बॉडी अच्छा से वर्क कर पाता है। मोटा मोटी 11 मेजर ऑर्गन्स होते हैं जिसमें वाइटल ऑर्गन्स जो माने जाते हैं ब्रेन है और हार्ट है, लंग्स, लीवर है, लंग्स है, किडनी है वगैरह। इसमें वाइटल ऑर्गन्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक भी फेलियर होगा तो जीवन पे खतरा हो सकता है। तो दैट्स वाई ऑर्गन से हम लोग देखते हैं कितने हम लोग बात कर पाते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जहां तक बात करें तो ये पाचन तंत्र का मुख्य जो काम है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाना, एब्जॉर्ब करना और उससे जो है सो एनर्जी में कन्वर्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो है सो ये मेरा एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर प्रदान करने के लिए शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, खाने में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स सब जो होते हैं, इसको क्या करते हैं कि सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर तोड़ते हैं ताकि वो हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो दैट्स व्हाई इट इज यही डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य काम। क्या काम है? तो कॉम्प्लेक्स जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, इसको ब्रेक वैसे वैसे सिंपल मॉलिक्यूल में करना जिसको कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सके। तो दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो एक है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट, एक अलाइनमेंट कर सकते हैं आपकी खाना कहाँ से कैसे कैसे मूव करता है, एक वो पार्ट। इससे और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा जो है सो किसका ब्रेकेज कहाँ पे हो रहा है, किस पॉइंट पे हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है और किस सिंपल मॉलिक्यूल में वो एब्जॉर्ब होता है। तो 3 पॉइंट हमें ध्यान देना है। पहला, कौन सा कौन सा मॉलिक्यूल जो है हमारा ब्रेक कैसे हो रहा है, उसको ब्रेक कैसे किया जा रहा है, और जब ब्रेक हो रहा है तो किस सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, कैसे ब्रेक हो रहा है, किसके द्वारा ब्रेक किया जा रहा है। और थर्ड पॉइंट, एब्जॉर्ब किस मॉलिक्यूल के रूप में किया जा रहा है और कहां पर एब्जॉर्ब किया है। तो दीज आर द 3 पॉइंट के बीच में ही सारा का सारा फोकस है। तो सिंपल चीज ये है,
एलिमेंट्री कनाल जो है एक पाचन नली है, एक कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब की तरह होती है जो माउथ से शुरू होकर एनस तक फैली। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से शुरू होकर एनस तक जो है सो ये पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम हमारा वर्क करता है, जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इगेशन का मतलब बाहर निकलना ये भी काम होता है। तो फ्लो पाथ क्या हुआ, खाना सबसे पहले गया ऑइसोफेगस, इसके बाद स्टोमक में जाता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, रेक्टम में जाता है और तब ये ये फ्लो ठीक है। एक ऐसे भी आदमी को नॉलेज रहता है और मोटा मोटी ये इंफॉर्मेशन रहते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, बस ये फ्लो खाली याद रखें। माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ के बाद ऑसोफेगस में जाता है, देन स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, रेक्टम में जाता है और एनस। एक तो पहला चीज का ये फ्लो हो गया। पहली बात हो चुका है इंडाइजेशन, इंजेशन मतलब कि भोजन का प्रवेश कहाँ करता है, भोजन प्रवेश मुंह में करता है। डाइजेशन होते हैं हमारे, एब्जॉर्प्शन होता है और मुंह क्या है, तो पाचन तंत्र का फर्स्ट पार्ट कहता है जहां से इंजेशन होता है। मतलब कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो मुंह होता है। क्यों, क्योंकि भोजन वहां एंट्री करता है हमारे शरीर में। पहला चीज, पहला पार्ट हो गया। अब इसका काम क्या है, पहला बात भोजन का प्रवेश। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है जैसे हम च्यूइंग, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, जो दांत के द्वारा किया जाता है। तो पहला चीज। दूसरा चीज केमिकल डाइजेशन कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि खाना हम जैसे ही खाते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन छोटे टुकड़ों में टूटने के साथ साथ जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो हमारे माउथ से शुरू होता है। ये पॉइंट सबसे याद रखें। तो हमारे माउथ से ही जैसे ही खाना मुंह में डालते हैं वहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, तो हम तोड़ना शुरू करते हैं। मतलब कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। पहला पॉइंट, पहला चीज यहाँ से होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कहाँ शुरू हुआ, तो मुख से शुरू। बाकी सब ठीक है, टेस्ट बर्ड वगैरह सब की कंपोनेंट कहने के लिए याद करती है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है। दांत के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं। दांत कठोर संरचना होती है जो मुंह में स्थिर होती है और भोजन को कट, टीयर, क्रस, ग्रीट, मतलब कि ये बेसिकली जो है मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करती है। तो हमारे पास जो है सो क्या होते हैं, चार तरह के दांत होते हैं। इंसिसर जो कटिंग के लिए होते हैं, कैनिज जो टीयरिंग के लिए होते हैं, प्रीमोलर क्रसिंग के लिए होते हैं और मोलर गाइडिंग। तो जैसे भी हो आपको इस चीज को आपको याद रखना है कि ये हमारा दांत, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टोटल हमारे पास 32 दांत होते हैं, जिसमें से कि मिल्क दांत हमें 20 कहते हैं और परमानेंट टीथ हमारा 32 होते हैं। जिसमें से हमारा मोलर आपका 12 हो गया, प्री मोलर 8 हुआ, कैरिन्स आपका 4 हुआ और इंसिसर 8। ये नंबर ठीक है, जस्ट एक याद आप रख सकते हैं। जैसे अगर आप इस पिक्चर में अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि, जस्ट मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ अगर, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि सबसे जो फ्रंट का दांत होता है इसको हम लोग इंसिसर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है सो कैनिन होते हैं, प्री मोलर देन होता है और लास्ट वाला चौवा जो है सो इसको हम लोग। तो सबसे आगे वाला दांत को क्या कहते हैं, इंसिसर कहा जाता है। इसके बाद जो दांत होता है वो कैनिन होता है और इसके बाद प्री मोलर और देन मोलर।
तो ये मेरा दांत का कौन दांत कहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। अब नो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया 22 हो गया। इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर अगर दांत के स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपके दांत का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आएगा। जैसे दांत का ये स्ट्रक्चर है, ये आपका इनेमल हुआ, इसको हम लोग पल्प, ये जो पोर्शन है दिस इज द कोना इनेमल। इसके बाद जो सो पल्प, और ये जो है सो हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है अपना ये बात है। और तो इनेमल हो गया मेरा हार्डेस्ट सब्सटेंस। इनेमल जैसा ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसका डेंटिन, डेंटिन सपोर्ट लेयर के लिए काम करता है। तो डेंटिन का मतलब क्या हुआ मेरा, ये जो डेंटिन है ये सपोर्ट लेयर का, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज हमारा इनेमल। इसके बाद हमारा डेंटिन होता है, और देन इसके बाद हमारा पल्प होता है, नर्व एंड ब्लड वेसल। तो नर्व पूछा जा सकता है कि नर्व और ब्लड वेसल हमारा किस में रहता है, तो पल्प में रहता है। तो हमारा इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। उसके उसके ऊपर दांत के सबसे नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, इनेमल होता है। उसके ऊपर हमारा डेंटिन होता है, उस सपोर्ट लेयर काम करता है। उसके बाद पल्प होता है जिसमें कि नर्व और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो दांत में हमारा कहाँ होता है, सिर्फ पल्प पे ही हमारा नर्व और ब्लड वेसल होते हैं। ये क्वेश्चन का पोर्शन है। उसके बाद सीमेंटम मतलब कि रूट अटैचमेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पल्प इसलिए क्योंकि हमारा ब्लड वेसल कहाँ रहता है, तो मेरा पल्प में रहता है। तो कंपोजिशन यही हुआ, इनेमल डेंटिल प्लस पल्प इज इक्वल टू हमारा कंपोजिशन है कोलेजन और कैल्शियम साल्ट का बना होता है। नंबर 1 हार्डेस्ट हमारा इनेमल होता है, लेस हार्ड देन। हाँ, तो अब हम स्टोन और अगर दांत की और हड्डी के बारे में बात करें तो दांत में मेरा इनेमल डेंटिल और पल्प होता है, जबकि बोन में मेरा कोलेजन और कैल्शियम साल्ट होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल, लेस हार्ड देन इनेमल, बोन हड्डी से कम हार्ड होता है। लिविंग टिश्यू मोस्टली नॉन लिविंग होते हैं, एनिमल में नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग तब होगा जब से ब्लड वेसल वगैरह हमारा फ्लो करेगा। तो पल्प सिर्फ हमारा होता है, ये पूरा का पूरा हमारा लिविंग टिश्यू होता है। इट कैनॉट रिपेयर इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता है, और इट कैन रिपेयर, इसलिए जो है हमारा टिप जो है क्या है, वो बोन नहीं है। टिप इज नॉट द बोन ओनली। तो अब यहाँ से दांत के बारे में इतना चीज समझ में आ गया है कि हमारा दांत में जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान है, पहले बात तो है कि ये याद रखना, ये ऑलवेज पेयर में होता है, ऊपर नीचे करके होता है। 4 नीचे होगा, 4 ऊपर इंसिसर। कैनिन जो है 2 नीचे होगा, 2 ऊपर होगा। प्री मोलर 4 नीचे होगा, 4 ऊपर होगा, और ये मेरा 6 होता है। तो अब यहाँ से जो मुख्य केस में जो तत्व होते हैं कैल्शियम फास्फेट होता है, दैट इज, ये भी चर्बिया किस चीज का बना होता है। तो ये तो दांत का संरचना। अब हम लोग बात करते हैं इसका। चलिए, तो अब आप यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं, जो देखने वाली चीज ये हमारा, ये तो दांत के बारे में हो गया। तो खाना जो मुंह में जो आता है, मुंह में जो खाना आता है, तो वहां पर क्या होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि हमारा वहां से डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन मेरा शुरू होता है। और वहां पे क्या होता है, सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है कि इसको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो शुरू करता ही है, और साथ ही साथ क्या करता है कि उसको क्रश करके जो है सो एक इस टाइप को बनाया जाता है ताकि उसको अंदर ले जाना आसानी हो। ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है कि वहां से ये सीधे जो है सो एक नली में आते हैं जिसको हम लोग ऑसोफेगस कहते हैं। ठीक है। तो ये ऑसोफेगस का होता है, यहाँ पर ये एक ऐसा चीज है ऑसोफेगस जिसको ग्रास नली कहता है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो इसका काम सिर्फ इतना ही है कि मुंह का खाना जो है जो उसके पास गया है उसको सीधे जो है सो स्टोमक तक पहुंचा दे। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन हमारा नहीं होता है। इसका काम सिर्फ होता है मुंह से हमारा खाना पेट तक पहुंचा देना। और ये मूवमेंट जो होता है पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस जो पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया गया था, ये एक रीडिंग मस्कुलर मूवमेंट है
जो स्मूथ मसल आप याद रखिएगा, स्मूथ मसल होता है। इसमें क्या होता है हमारा कि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा जो है सो खाना ऊपर से नीचे हमारा जाता है। और ये भी हमारा क्या है कि एक तरह से इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब कि वो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसका लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। स्मूथ मसल जो हम पहले बोले, इसके वॉल स्मूथ मसल होते हैं। फूड यहाँ कुछ ही सेकंड में पास कर जाते हैं, कनेक्ट हाईवे ये सब ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट ऑसोफेगस में इतना ही, जो ग्रास नली भी कहते हैं, इसका काम है मुंह से खाना को लेकर स्टोमक तक पहुंचाता है। कोई डाइजेशन नहीं, सिंपली मुंह ने जो खाना दिया उसको लेकर पहुंचा दिया, बस। अब हम बात करेंगे स्टोमक, अमाशय। ये क्या है कि जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। पहला चीज, ये फूड स्टोरेज, मिक्सिंग और प्रोटीन डाइजेशन का कार्य करता है। तो 3 काम यहाँ नजर आया। पहले जो खाना हमारा मुंह से ऑसोफेगस में जाता है, ऑसोफेगस से हमारे स्टोमक में आता है। तो खाना जब स्टोमक में आता है तो हम वहां पर बात कर ले तो फूड स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज मतलब टेम्पोररी स्टोरेज कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद वो मिक्सिंग का भी काम करता है और प्रोटीन डाइजेशन। मेन जो स्टोमक इसका जो काम होता है, एक पहला चीज होता है कि टेम्पोररी स्टोरेज थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है। उस बीच में इसका सबसे बड़ा काम होता है प्रोटीन डाइजेशन। याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया, दिस इज टेम्पोररी स्टोरेज। और उसके बाद जैसे प्रोटीन डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा कहाँ स्टार्ट होता है? तो मुंह से। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमारा स्टोमक से। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि फूड को लिक्विड फॉर्म, तो जिसको चाइम कहते हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म बनाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पर आपका एक गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जो डाइजेस्टिव सेक्रेशन करता है, जो स्टोमक में बनता है और प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट क्या है कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कंपोनेंट क्या है? पहला चीज क्या है कि ये फर्स्ट काम ये करेगा कि वो स्टोमक के जो इन्वायरमेंट है उसको ये एसिडिक करता है। एसिडिक क्यों करता है? क्योंकि एक पेप्सिन जो एंजाइम है वो सिर्फ जो है सो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। क्लियर हो गया? तो पहला काम क्या करता है कि आपका जो स्टोमक है ये क्या करता है कि आपका जो है सो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपको पूरे स्टोमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाता है। और जो आपका पेप्सिन जो आता है, ये पेप्सिन जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइड में बदलता है। और पेप्सिन जो है काम एक ही में काम सिर्फ वो करेगा, कहाँ करेगा? तो वो आपको एसिडिक मीडियम में काम करता है। और इसीलिए जो है सो यहाँ पर HCl का जरूरत पड़ता है। दूसरा चीज, एवरेज कैपेसिटी 1.5 लीटर होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 2 लीटर होता है। म्यूकस को कहा जाता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्यों प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि HCl सीधे दीवार से कांटेक्ट नहीं, अगर सीधे दीवार से म्यूकस का एक काम होता है जो स्टोमक के लाइनिंग को वो बचाता है। अगर HCl अगर स्टोमक के लाइन से अगर टच कर जाएगा तो क्या होगा? वो जला वो, चूंकि HCl काफी, आप समझ सकते हैं कितना उसकी स्थिति, तो जाहिर सी बात है तो स्टोमक को भी डैमेज कर देगा। तो म्यूकस का काम होता है हमारा स्टोमक को एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, जो एसिड को दीवार से कंटेक्ट नहीं करना, और इनर सेल को जो है सो डाइजेशन को बजाता है। इस प्रकार से सेल्फ डाइजेशन अगर हो जाएगा तो हमारा स्टोमक ही डाइजेस्ट कर जाएगा। जैसा मैं बताया आपको कि पेप्सिन वर्क इन एसिडिक मीडियम। HCl एक्टिवेट पेप्सिन, जो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजिन से हमारा पेप्सिन बनता है, म्यूकस पे बनता है। अब जैसे आपका ये स्टाइल, आप देखिए स्टोमक, HCl क्या करता है? एक्टिवेट किया, पेप्सिन डाइजेस्ट किया, और म्यूकस आपको प्रोटेक्ट करता है। पेप्सोजीन क्या है? पेप्सोजीन एक इनएक्टिव एंजाइम है। पेप्सोजीन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सिक्रेट होता है।
समझिए। तो पेप्सोजिन क्या है? एक स्टोमिक, एक आपका इनएक्टिव एंजाइम है जो स्टोमिक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, और HCl इसको क्या करता है? एक्टिव करता है और पेप्सिन में बदलता है, और ये पेप्सिन जो है क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। समझा? तो अब इसको फिर से रिवाइज किया जाए तो स्टोमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस, इसका मेन काम क्या है कि ये क्या करता है? आपको गैस्ट्रिक जूस जो है क्या करता है? पेप्सोजिन जो है इनएक्टिव एंजाइम है जो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा सिक्रेट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है? तो पेप्सिनोजीन पेप्सिनोजीन सिक्रेट करना, ठीक है। और HCl क्या करता है? इसको एक्टिव करता है, और तो ये इन एक्टिव फॉर्म में आपका गैस्ट्रिक जूस में रहता है, और जैसे ही HCl के साथ मिलता है ये मेरा एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव होता है तब क्या करता है? ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही पेप्सिन हमारा क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पेप्टाइड में बदलता है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया कि गैस्ट्रिक जूस से हमें क्या मिलता है? तो पेप्सिनोजीन मिलता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है कि वो पेप्सिन में बदल जाता है और वो एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव होता है तभी वो जो है सो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, खाने में जो प्रोटीन रहता है, और उसको क्या करता है? वो पेप्टाइड में बदलता है। तो अब यहाँ से जो अब ये जो चाइम, इसको हम चाइम क्यों बोलते हैं? चाइम इसलिए बोल रहे हैं इसको चाइम कि अब ये क्या कर रहा है आपका, जैसे सेमी लिक्विड फॉर्म में, और दूसरा चीज क्या हुआ कि बाकी अब जो खाना जो बचा उसको ये सेमी लिक्विड फूड में बदल दिया, जिसको कि हम काइम काइम कहेंगे। और ये क्या होगा? अब ये स्टोमक से ये नीचे आता है, स्टोमक हो गया, इससे नीचे आता है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस पर बात कर ले लीवर के बारे में थोड़ा सा। तो लीवर क्या करता है? बाइल बनाता है। इसका काम क्या है? ये कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। ये कोई एंजाइम नहीं है, बल्कि इसका काम क्या है कि फैट डाइजेशन नहीं करता, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन को कहा जाता है कि फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है। तो समझिए, लीवर क्या करता है? बाइल बनाता है, और ये बाइल कोई एंजाइम नहीं है, बल्कि क्या करता है? ये फैट को क्या करता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको कि हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और विटामिन को ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब में मदद करता है, ABDE के, जो आपका वाटर सोल्यूबल नहीं है, आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब। बाकी अदर रोल है डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म में, लेकिन मेन हमारा यहाँ पे बिल बनता। तो लीवर का काम है बिल बनाना, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर। बिल बनाता बाइल जो बनता कहाँ है? लीवर में बनता है, और स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर, जो बाइल को कंसंट्रेट करता है और डिओडोनम में रिलीज किया। अब व्हाट इज डिओडोनम? अब कहा जाता है कि अब ये चीज जो है, जब आपका डिओडोनम, हम इसके बाद देखिए कि ये जो हमारा स्टोमक से निकल कर जब क्या होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, और डिओडोनम इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और भी काम है, चूंकि अब इसका आता है एक पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का 2 काम होता है। एक होता है एक्सोक्रीन फंक्शन, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, फूड डाइजेशन में मदद करता है, और ये क्या करता है? हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो 3 तरह के ये एंजाइम हमें यहाँ मिलते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लिपेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो एक्सोक्रीन में पैंक्रियाज में 2 तरह का, एक आपका ड्यूअल, एक आपका एंडोक्रीन, और एक होता है एक्सोक्रीन। तो एक्सोक्रीन का मतलब होता है ये हमारा ये सीधे जो है सो हमारा पाचन से रिलेटेड है। तो ये पहला काम क्या करता है कि ये 3 तरह का एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज।
तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का काम, अब आप कहिए कि वहां पर प्रोटीन में काम किया था, जो स्टोमक है वहां पर प्रोटीन में काम किया था, वहां पेप्सिन था, और यहाँ पे आता है मेरा ट्रिप्सिन। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के साथ काम करता है, और लेपेज हमारा फैट होता है, फैट में काम करता है। तो आप यहाँ पर बाइल का भी बात कीजिएगा, जो फैट को सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, डाइजेशन वहां नहीं हो, उसी को अब आप जो, तो एक्चुअल डाइजेशन मेरा यहाँ, लेकिन अंतर क्या है हमारा यहाँ पर, कि जो हमारा बाइल जो है हमारा, जो पेप्सोजीन जो है, ये मेरा पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में काम करता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है सो ये जो लीवर पैंक्रियाज जो भी एंजाइम दे रहा है वहां पर, वो दिस इज द अल्कलाइन, ये अल्कलाइन मीडियम में काम, आप समझ गया। तो स्टोमक में जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है वो मेरा पेप्सिन द्वारा हो रहा है, और वो एसिडिक मीडियम में। और यहाँ पे जब आता है डिओड्रेनम में, तो यहाँ पर जो हमारा एंडोक्रिन एक्सोक्रिन फंक्शन जो है पैंक्रियाज का, ये मेरा तीन जो हमारा दे रहा है, वो ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लिपेज, ये तीनों को वो एल्कलाइन मीडियम में जाकर ब्रेक होता है। ये दो चीज बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो एंडोक्रिन फंक्शंस होते हैं वो दो काम, एक तो इंसुलिन जो बहुत सब लोग सुन रहे आजकल, वो शुगर कम करता है, और ग्लूकोजन जो शुगर को बढ़ाता है, दो यहाँ पर होते हैं। तो इंसुलिन का काम है शुगर कम करना, और ग्लूकोजन का काम है शुगर बढ़ाना। तो अब हमने सीख लिया, पैनक्रियाज का भी काम देख लिया, गल ब्लाडर का भी काम किया। तो लीवर बाइल बनाता है, लेकिन गल ब्लाडर का काम क्या है, सिर्फ उसको स्टोर करना और कंसंट्रेट करना, है ना, कंसंट्रेट करना और डिओड्रम में रिलीज करना। तो बाइल लीवर से बनकर कहाँ जाता है, गल ब्लाडर में जाता है, और फिर गल ब्लाडर जो है उसको उसको क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर जो है कंसंट्रेट करके रिलीज करता है। पैनक्रियाज का दो काम हुआ, एक्सोक्रिन फंक्शन में तीन आपका वहां पर एंजाइम मिलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लेपेज। तो हमारे लिए ये जरूरी जानना है पर कि कहाँ पर कौन से एंजाइम निकल रहे हैं, अरे हमारा एंजाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और प्लस वो किस मीडियम में काम, क्योंकि यहाँ पर ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये तीन पार्ट में होता है, जहाँ पर मेन डाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन और एब्जॉर्प्शन ऑक्सीडेशन होता है। तो अब मेन जो डाइजेशन वाला काम होता है उस सबसे तीन पार्ट होते हैं। जैसे आपको बताया कि इसे 22 फीट का लेंथ होता है, 6 से 7 मीटर, हाईली क्वाइल, इनर सरफेस पर गिली होता है, जो आपको उंगली से एब्जॉर्प्शन का। अब यहाँ पर देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है। पहला पार्ट डिओडेनम, ग्रहणी जिसको कहते हैं, झेलम मध्याह्न, और इलियम कहते हैं अंतिम मात्र। तो मैक्सिमम जो यहाँ जो डाइजेशन की बात है, डाइजेशन मतलब आपका केमिकल ब्रेकडाउन, मतलब केमिकली जो है सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पर, अगर सबसे ज्यादा केमिकल अगर रिएक्शन होता है या ब्रेकडाउन होता है, तो कहाँ होता है, तो डिओडेनम होता है, समझिए। तो डिओडेनम में फूड निकल कहाँ आता है, डिओडेनम में, और डिओडेनम के बाद झेलम में आता है। यहाँ से एब्जॉर्प्शन मेरा स्टार्ट होता है, लेकिन मैक्स फाइनल एब्जॉर्प्शन मेरा इलियम में होता है। ये डिओडेनम हो गया, ये आपका झेलम हो गया, और बाकी जो है सो आपका ये वाला इलियम। अधिकतम केमिकल डाइजेशन मिलते हैं यहाँ पर। पहली देर बाइल पित्त से जो कहता है, पित्त जिस कहते हैं, वहाँ वो क्या होता है, हमारा लीवर में बनता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, और वहां से निकलकर हमारा आता है डिओडेनम में, ठीक है। पहला पेनक्रियाटिक जूस हमारा जो पहले हम देख चुके हैं, पेनक्रियाज से निकल कर आता है। तो पेनक्रियाज जो बनाता है वो क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, पेनक्रियाज ये भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, फूड और फैट को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाज एक बाइकार्बोनेट भी बनाता है, और यही बाइकार्बोनेट जो है हमारा, चूंकि स्टोमक में एसिडिक मीडियम रहता है, तो जो वहां से जो खाना जो आ रहा है सेमी लिक्विड फ्लूइड, वो क्या होता है, एसिडिक मीडियम रहता है, उसको पहला काम क्या करता है कि उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, बिकॉज ट्रेप्सिन वर्क इन अल्कलाइन मीडियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए भी अल्कलाइन कंडीशन होना जरूरी है। तो ये सिंपल सा चीज है। अब एक स्टेप यहाँ पे और हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो एंजाइम हो गया, एक्ट किस पर, ट्रिप्सिन,
प्रोटीन पे काम करता है और पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, जो आप वहां पे देखे थे। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में काम करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज फैट पे काम करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में काम। तो इतना कोई ब्रेक कर देता है ये यार, ये आपका एल्कलाइन मीडियम। झेलम में होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, शुरू होता है वहां। इसको हम लोग एक होता है ब्रश बॉर्डर, छोटी आंत की इनर सर्फेस में यहाँ माइक्रोवेली होते हैं, सूक्ष्म उंगली जैसा संरचना। यह संरचना जो एब्जॉर्प्शन और फाइनल डाइजेशन के लिए कई बार पूछा जाता है ब्रश बॉर्डर क्या होता है। तो ब्रश बॉर्डर कुछ नहीं है, एक जो है सो छोटी आपकी इनर सरफेस में माइक्रोवेली उंगली से छोटे 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 जो ऐसे जो है सो आपके ऐसे 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 आपके निकले होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर। यह सरफेस ऑब्जर्वेशन और फाइनल डाइजेशन के लिए काम आता है। अब लास्ट में आते हैं हम लोग इलियम। तो ये यहाँ मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है और न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्टॉर्म में हमारे ऑब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये अब किस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है, हमने तो वहां देखा। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा, जैसे प्रोटीन जाए, अब ये क्या करता है हमारा, जो हमें जो जो याद रखने वाली चीज ये है, ये काम ही होता है जैसे हमारा यहाँ पर अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन है, फैट है, तीन है। कार्बोहाइड्रेट्स इल्जाम होता है क्या होता है, माल्टेज होता है। माल्टेज किसमें कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। और माल्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। सुक्रोज किसमें कन्वर्ट होता है, सुक्रोज में। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट है, अपने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और लैक्टोज हमारा, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज ये है मेरा, कि अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ना, वो मेरा किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन है। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है हमारा, जैसे प्रोटीन, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेरा ब्रेक हुआ। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया शुगर में। तो ये जो शुगर जो है इसमें नहीं होगा, अब ये क्या करेगा, डिफरेंट फॉर्म में रहता है। तो इसको अगर माल्टोज है तो उसको उसको कन्वर्ट किस में करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रोज जो है आपको कन्वर्ट किस में होता है, ये एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और लैक्टेज जो है ये कन्वर्ट कर दिया लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज। मतलब कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ये एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को अब उस जैसे जैसे माल्टोज में तो कन्वर्ट पहले हो चुका, माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज में, लेकिन इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसीलिए जो है सो माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करता है, सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट करता है, और लैक्टेज जो हमारा लैक्टोज को कन्वर्ट करता है। और इस सब फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। इसी प्रकार हमारा प्रोटीन जो है क्या करता है, जैसे हमारा हमारा पेप्टिडेज, ये क्या करता है, पेप्टाइड पे काम करता है और इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड ये अभी अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड एंजाइम जैसे न्यूक्लिक एसिड को बेस और शुगर कन्वर्ट, ये होता है। मैंने ये चीज मेन जो पेप्टाइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका पेप्टिडेज ये पेप्टाइड में कन्वर्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये प्रोटीन एंजाइम कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और तो अब यहाँ पर फाइनल अकर ब्रूस बॉर्डर जो पहले देख चुके नेक्रोमैन, और आपका जैसे ये तो कन्वर्ट हो ही गया, लाइपेज तो आपका लिपिड तो कन्वर्ट हो ही चुका। तो अब यहाँ पर इसको खत्म करने पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम होता है, अब इसका कहाँ से आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वाटर ऑब्जर्प्शन और वेस्ट फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन का मेन। तो वाटर ऑब्जर्प्शन कहाँ पे होता है हमारा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। 5 से 6 फीट लंबा होता है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, मेनली ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। लिक्विड वेस्ट और स्टूल सॉलिड स्टूल में बदलने से मेन काम। हेल्पफुल बैक्टीरिया यहाँ पर की बनते हैं, के बनते हैं। जो आपको यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पर एक चीज है,
चीज आपको नजर आता है, देख रहे हैं, यही आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पर जो है आपका ये लास्ट वाला पोजीशन को हम अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स का नाम कई बार सुना जाता है। व्हाट इज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है, समझे ना। तो अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होता है, सेवरल एब्डोमिनल पेन होता है, सर्जरी रिक्वायर्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा अपेंडिक्स जैसे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो बड़ी आंत का पहला भाग होता है, स्टार्टिंग हमारा वहीं से होता है। और जंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ये जंक्शन होता है। लार्ज कहाँ से होता है, तो अपेंडिक्स के पास जुड़ता है, दाईं तरफ निचली पेट के नीचे। तो समझ के अपेंडिक्स का क्या है हमारा, कि ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये ज्वाइन कराता है। और यहीं पर जो है सो हमारा अगर इस इन्फ्लेशन होता है, बहुत अपेंडिक्स ऑपरेशन में बहुत काफी पेनफुल हो जाता है। तो यहाँ से हमें जो जो चीजें, जो बाकी जो चीजें समझ में आई, जो चीजें हमें हमें समझना है, वो हमारा अब ये समझना है हमें कि जो याद करने वाली चीज है वो ये चीज है कि खाना मुंह में आता है, ठीक है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा शुरू होता है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन शुरू हुआ, वहां से जो एसोफेगस में है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, पेप्सिजीन आपका आता है, जो हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। जब ये बिल किसके द्वारा आता है, तो ये हमारा बिल के द्वारा आता है, बाइल। और वो जो हमारा कन्वर्ट करता है वहां करता है, जब एचसीएल मिलता है तब जाकर वो एक्टिव होता है और प्रोटीन का डाइजेशन मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद पैनक्रियाज का काम आता है, जहां पर हमारा 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पे काम करते हैं, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, और लिपेज हमारा फैट पे काम करता है। और इस तीनों को जो सो ब्रेक करते हैं, और ये ब्रेक कर कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसको डिओडेनम कहते हैं। मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन हमारा वहीं पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 22 फीट का होता है, 6 से 7 फीट लंबा होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, इनर सर्फेस ऑफ विली जैसी जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, झेलम और इलियम। तो अधिकतम हमारा कहाँ होता है, तो हमारा केमिकल डाइजेशन में होता है। यहाँ पर बिल लीवर से मिलता है, जो बिल पैंक्रियाटिक टिश्यू है, जो बात हुआ 3 जो है हमारा, और पैंक्रियाटिक, एक तो पैंक्रियाटिक टिश्यू में पैंक्रियास से 3 तरह का निकलता है हमारा, ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लिपेज, जो हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट पे काम करता है। लेकिन ट्रिप्सिन वर्क करता है अल्कलाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए मेरा ये जो। और दूसरी चीज क्या होता है कि ब्रश बॉर्डर हो गया हमारा, और टाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सो ये फाइनल जो है सो हमारा जो ये जो जैसे पेप्टाइड बना, शुगर बना, तो अब इसको भी ब्रेक करना होता है। जैसे पेप्टाइड किसमें ब्रेक होता है, तो अमीनो में एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हो रहा है, पेप्टाइड के फॉर्म में नहीं हो रहा है, बल्कि वो अमीनो एसिड के फॉर्म में हो रहा है। और इसको इसको कौन करता है, तो आपका जो है सो पेप्टाइडेज, ये भी आपका एक प्रोटीन एंजाइम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम पाया जाता है, नॉट पैनक्रियाज के द्वारा, जो उसको फाइनल एब्जॉर्ब करने का मदद करता है, वो पेप्टिडेज है। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं, वो आपको जैसे कि आपको जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, शुगर में छूटे, तो शुगर में कई तरह के होते हैं। तो अगर माल्टोज है तो उसको माल्टेज मिलेगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट, अगर सुक्रोज है तो सुक्रेज रहेगा, जो ग्लूकोज और सुक्रोज में तोड़ेगा, और लैक्टेज रहेगा, लैक्टोज जो शुगर और गैल्कोटोज रहेगा। और यही हमारा जो है सर, तो फाइनल जो हमारा माल्टेज, सुक्रेज और गैल्कोज, यही हमारा फाइनल एंजाइम है, जो हमारा फाइनल डाइजेशन में। अगर लैक्टेज का डिफिशियंसी होता है तो मिल्क इंटॉलरेंस भी होता है। नाउ प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। बड़ी आंत हमारा 5 से 6 फीट का लंबा होता है। मेन वाटर ऑब्जर्प्शन और साल्ट ऑब्जर्प्शन, 2 ही ऑब्जर्प्शन होते हैं यहाँ पर, कोई डाइजेशन नहीं होते हैं। रेडबुल बैक्टीरिया विटामिन के और बी बनाते हैं। अपेंडिक्स का बात है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ मिलता है, दैट इज अपेंडिक्स। तो इस प्रकार हमारा ट्रांजिट टाइम टोटल 36 हो गया। तो मेन हमारा यहाँ से अब आप एक चीज देख लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सब ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे तो माना जाता है कि वो प्रणाली है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है और कार्बोहाइड्रेट को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलती है, और साथ ही साथ में एनर्जी देती है।
इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट करके इसको समझेंगे। रेस्पिरेशन बेसिकली एक क्या है, तो केमिकल प्रोसेस है जो, और जैसे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो चीज हमें हमें समझ में आता है। तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, मतलब कि हम हवा को अंदर ले जाते हैं, हवा को अंदर से बाहर निकालते हैं, दिस इज नोन एज ब्रीथिंग। और जब अंदर जाती है तो वहां पर जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं जिससे कि एनर्जी कन्वर्ट बनता है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो दोनों में आपको अंतर समझ आ गया होगा, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, दोनों में क्या अंतर। तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ये दो चीज पहला समझ में आ गया होगा जो मैं बताया ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का। ब्रीथिंग लंग्स फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन जो है सो सेल में होता है, और वहां पर जो है सो केमिकल प्रोसेस। तो ब्रीथिंग कहाँ होगा, तो लंग्स में होता है, और रेस्पिरेशन क्या होता है, वो सेल में होता है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं मानता हूं, ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझना है, क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे माना जाता है कि रेस्पिरेशन का अगर मूल मंत्र है, मूल चीज है, तो यही है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर ये बहुत आसान है। नहीं तो क्या होगा ना कि क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगेगा कि आप पढ़े हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो क्या होगा कि ये कंफ्यूजन पैदा कर, और उस कंफ्यूजन के कारण जो है सो सवाल हमारे गलत हो सकते हैं। चलिए, तो तो रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के। दोनों दो प्रोसेस है, पहली बात समझ लीजिएगा, एरोबिक और एनारोबिक। लेकिन इस प्रोसेस में आने के पहले हम पहले करते हैं कि यहाँ मेन काम क्या होता है, फूड में ग्लूकोज होता है, और वो शरीर को तोड़कर एटीपी में कन्वर्ट करता है। और ये काम कहाँ होता है, द साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ग्लूकोज क्या होता है, पाइरूवेट में, जिसको ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। तो फूड में क्या होता है, ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज किस में टूट रहा है, पाइरूवेट में। पाइरूवेट को क्या, इस प्रोसेस क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, और ये कहाँ होता है, द साइटोप्लाज्म। समझ गए। एक ग्लूकोज टूटता है तो आपका दो पाइरूवेट बनता है, इसलिए कि पाइरूवेट में 3 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, पाइरूवेट में 3 कार्बन होता है, और थोड़ी सी एटीपी एनर्जी भी बनती है। दिस इज द फर्स्ट ब्रेकडाउन। इसका केमिकल रिएक्शन देखा जाएगा तो ये आपका ग्लूकोज हो गया, और ये आपका पाइरूवेट हो, और एनर्जी। 6 ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, टूटकर जो है 3 कार्बन बनता है, जिसको पाइरूवेट कहता है। यही पाइरूवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो दिस इज द पाइरूवेट और एनर्जी। कई बार पूछा भी जाता है कि आखिर जो है सो व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस कुछ नहीं है, जहां पर ग्लूकोज मेरा टूट कर किसमें बनता है, तो पाइरूवेट में बनता है, और ये मेरा जो है सो साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज टूटकर जब पाइरूवेट बनता है, तो ये सबके लिए पहला पहला स्टेप यही है हमारा एनर्जी कन्वर्शन का, कि ग्लूकोज सबसे पहले क्या होगा कि वो पाइरूवेट में कन्वर्ट। इसके बाद हम बात करेंगे एनारोबिक या एरोबिक। ठीक है यहां तक। अब हम बात करते हैं एनारोबिक। हम अब कहां से, अब हम ग्लूकोज से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू कहां से करेंगे, इस पाइरूवेट पे बात करेंगे। क्लियर। तो अब जो भी बात होगी पाइरूवेट से बात, जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट में पाइरूवेट मिल चुका, और इस पाइरूवेट से हम बात करते हैं। पाइरूवेट में बात करेंगे, यहां पर क्या होते हैं हमारे एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो यूजुअली कहाँ होता है, तो मानव शरीर में यूजुअली ये मसल में मसल होता है, वहां पर होता है। और ये क्या होता है, पाइरूवेट किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट। तो मसल के किस पॉइंट पे होता है, ये भी हमारा साइटोप्लाज्म। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म।
ग्लूकोज भी टूटकर पायरुवेट बन रहा है, वो भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और पायरुवेट जो है सो वो भी टूटकर जो लैक्टिक एसिड में बन रहा है, जो खासकर मसल में होता है, वही मेरा काम कहाँ बन रहा है, तो साइटोप्लाज्म में। और यही हमारा जो है सो हेल्प हैपेंस ड्यूरिंग खासकर हेवी एक्सरसाइज, और लैक्टिक एसिड जो अक्यूमुलेट हो जाता है तो मसल फैटिग या थकान वगैरह हम लोग ज्यादा महसूस करने लगते हैं। जाहिर सी इसमें एनर्जी निकलता है, कम एनर्जी निकलता है। एक तो आपने ये देख लिया। दूसरा, ईस्ट में खड़ी में ये भी आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, पायरुवेट, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पर क्या मिलता है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं पायरुवेट टूटकर लैक्टिक एसिड, मसल में क्या होगा, ह्यूमन मसल में पायरुवेट टूटकर लैक्टिक एसिड बना रहा है, और वो प्लस एनर्जी ये साइटोप्लाज्म में। और इसमें भी जो क्या होता है मेरा, ये ईस्ट सेल में होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ क्या होता है, पायरुवेट टूटकर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। ये अकर इन इसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो दो तरह का एनारोबिक, एक रिएक्शन मेरा हुआ साइटो मसल में जो हो रहा है, वो पायरुवेट हमारा टूटकर लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रहा है। और हमारा ईस्ट में हो रहा है तो हमारा पायरुवेट टूटकर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये दो चीज आपको, ये हमारा हो गया एनारोबिक। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं तो चीजें बच जाती है। ये सीधे कहाँ होगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, और एटीपी एनर्जी, यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। लेकिन ये कहाँ होता है, दिस इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हमारा साइटोप्लाज्म हो रहा है। और एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ हो रहा है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट हो, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मेरा, जैसे आपका ओवरऑल रिएक्शन की बात किया जाए तो पायरुवेट तो जो बीच का पार्ट है, तो यहीं से हमारा जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज में के बाद क्या होता है, पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट जो ऑक्सीजन कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज आपका पायरुवेट बन जाता है, और यहीं से हमारा जो है सो इस रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी को हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बेसिकली वो है जिसमें एसिटिल CO एक क्या होता है, एक आपका एंजाइम है, वो प्रक्रिया है जिसमें जो है सो ये आपका एक तरह से, अगर अगर इसको आप पहले से थोड़ा सा देखिए, उसको आने के पहले हम बैठिए पे देखें थोड़ा सा, Na+ और NADH संरचना, ये थोड़ा सा समझिए। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर जो होता है, ये भी यही चीज फोटोसिंथेसिस में भी काम आएगा। एग्जैक्टली नहीं, बस वहां पर भी इस चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, Na+ और NADH, NADH। अब यहाँ पर NAD, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ एक H आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका एक H आपका जुट गया, मतलब कि Na+H में एक हाइड्रोजन जब जुटता है तो क्या बना जाता है, NADH। तो NAD ऑक्साइड हो, क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर 2H हमारा, यहाँ पर H आकर लगता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, नाम भले याद रहे न रहे, लेकिन जरूरी क्या है हमारा, और भी बहुत सारे रिएक्शन, लेकिन मेन होता है इससे ये बनता है, राइबोज होता है, एडेनिन होता है, थाइरोड होता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा यही है कि Na++ और NADH बताना। अब देखिए क्या होता है, COA क्या है, एक को एंजाइम है। COA क्या है, एक को एंजाइम है, एक को एंजाइम है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो Na+ जो है सो सेल में पहले से मौजूद होता है, और यह साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए। तो पहला चीज मैंने क्या देखा, COA क्या है, एक को एंजाइम है। को एंजाइम का काम क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में मॉलिक्यूल को कैरी करने का काम करते हैं बेसिकली जो है सो। और Na+ क्या होते हैं, ये सेल में पहले से मौजूद, साइटोप्लाज्म सेल दोनों में मौजूद, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या काम करते हैं, ये एसिटिल ग्रुप, मतलब 2C को पकड़ना और ले जाना। इसका मतलब क्या कि पायरुवेट को एसिटिल CO में बदलने का काम करता है।
तो कैसे बदलता है पायरूवेट को? ये जो को एंजाइम जो है ना, इसी से यही जो है रिएक्ट कराकर ये एसिटाइल CO बनाता है, कवर करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल में इसी को मॉलिक्यूल ट्रांसफर करते हैं। और इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल यही आपका है पायरूवेट प्लस COA प्लस NADH, और यही हमारा एसिटिल बनता है हमारा CaO, और CO2 NADH बन गया, NAD से प्लस NADH बन गया। तो बेसिकली हमारा जो है सो जो एंजाइम है तो बाहर निकल गया, और फिर हमारा NADH प्लस NH आप पुनः जो है सो मेरा बन गया। तो याद करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज ये है हमारा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है कि जैसे NADH कन्वर्ट हुआ किसमें, NAD प्लस E प्लस छोड़ा लिया, छोड़ा था, और प्लस H होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो एक H प्लस यहाँ है। अब NADH इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो NAD वापस क्या बन जाता है, NAD प्लस है, और NAD प्लस है, फिर हाइड्रोजन एटम लेकर क्या होता है, फिर ये बन जाता है इसमें हमारा NADH में। तो यही हमारा NADH कंटिन्यूअसली रिसाइकिल्ड होते रहते हैं, और विदाउट NADH जैसे रेस्पिरेशन मेरा रुक जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग ETC इज एसेंशियल फॉर रीजनरेट, यही हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। तो इट इज नथिंग बट द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो NADH हमारा क्या होता है, कन्वर्ट होता है मेरा NADH में, समझ रहे ना, और NADH पुनः कन्वर्ट किसमें होता है, NAD प्लस NADH NAD प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस आपका हाइड्रोजन, और यही जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और इसके साथ साथ हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो है सो COA क्या है कि एक हमारा को एंजाइम है, तो ये दोनों ये और ये मिलकर जो है सो आप समझ सकते हैं कि हमारा पूरे मेटाबॉलिक में या माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरा एनर्जी बात। तो उतना ज्यादा डिटेल अगर नहीं भी याद रहे तो सिर्फ इतना याद रहेगा कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा है हमारा रिएक्शन, उसी को हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और ये पूरे साइकिल को ही जो है सो मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना जो होते हैं रिएक्शन की प्रक्रिया में जो है सो कोएंजाइम और NADH का क्या भूमिका है, इसी को डील किया गया है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल हो गया, CO एंजाइम हो गया, इस सारा का, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा जो कन्वर्जन जो होता हो, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन जो होता है किसमें बनता है, आपको कन्वर्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और में बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, और उसके बाद जो है सो आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी अपना काम। तो मेन आपका यही कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस में हमारा एनर्जी आपका काफी ज्यादा लगभग 38 TAP आपका बाहर निकलता है, 32 to 34 ATP हमारा बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो है सो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर हाइड्रोजन साथ में हाइड्रोजन जुड़ते हैं और बाकी होता है। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का प्रोसेस, जिसके कारण हमारा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कहते हैं, जो आपका क्रेब्स साइकिल। फाइनल कंक्लूजन उतना है नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चूंकि 32 to 34, और बाकी जो हमारा क्रेब्स साइकिल जो आपका ग्लाइकोलिसिस जो हुआ वो कुल मिलाकर 36 to 38। फाइनल जब बढ़ते हैं, जब ग्लूकोज से स्टार्ट हुई कुछ तो एनर्जी वहाँ भी बन रहा है मेरा, तो 32 34 हमारा किससे बनता है, एरोबिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा जो होता है हमारा क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कुछ एनर्जी मेरा किससे बनता है, तो पायरूवेट जब बनता है तो वहां भी कुछ एनर्जी मिलता है, इसलिए फाइनली मेरा 36 से लेकर 38 ATP पर। तो ये पूरे अगर केमिकल रिएक्शंस की बात किया जाए तो यही चीज का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी चीज तो हमारा n पर CO2 प्लस H2 ठीक है, एनर्जी हाई होता है। यहाँ तक हम लोग क्या पर है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज वेरी वेरी नाउ। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट कुछ नहीं होता, एयरवेज, लंग्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स। अब यहाँ पर आप क्या देखिएगा, यहाँ अगर समझने वाली बात है तो यहाँ पर सिंपली सी बात हुई थी, हम सांस लेते हैं नाक से, श्वास नली में ट्रेचिया हमारा जो है सो नाक में आया, यहाँ के बाद कैसे गया, ट्रेचिया में गया, ट्रेचिया से हमारा क्या ब्रोंकाई,
और ब्रोंकाई फेब्रा में जाता है, और ये बायोक्वेज जिसको अल्वेओली कहते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखिएगा तो ये मेरा क्या हुआ, सांस नली हुआ, यहाँ से दिस इज नोन एज ट्रेंचिया, ये ट्रेंचिया, ठीक है। ये ट्रेंचिया क्या होता है, हमारा दो भाग में बढ़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, है ना। यही जो होता है, दिस इज नोन एज ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई जो है, ये मेरा किसमें तो एक जाता है लेफ्ट में, एक जाता है राइट में। तो लेफ्ट ब्रोंकाई जो लेफ्ट में गया, राइट ब्रोंकाई जो राइट में गया। अब ये जो ब्रोंकाई जो है आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आप देखिए ट्रेचिया हुआ, ये आपका दो पार्ट में बट रहा है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, ठीक है। और ये जो लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई जो है, यही आगे जाकर एल्वोलर डक्ट या एल्वोली में कन्वर्ट होते हैं, जो इस टाइप का शेप होता है। और ये यही पर हमारा जो है सो गैस का एक्सचेंज होता है। यही जो एक्सचेंज की बात जो हो रही है, ये इस प्रकार यहाँ पे आपका दिस इज यहीं पर डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी एरिया से हमारा बाहर आता है, और बाकी जो है सो हमारा। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा लंग्स क्या है। तो पेयर और स्पॉन्जी ऑर्गन्स है, लोकेटेड इन थोरैक कैविटी, कवर्ड बाय पूरा झिल्ली के द्वारा बना होता है। मेन फंक्शन गैस एक्सचेंज का नाम पता। तो अब आप यहाँ पर समझ गए हैं, ये आपका यहाँ से ट्रेंचिया, ट्रेंचिया जो है सो दो पार्ट में बढ़ता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और यही आगे चलकर ब्रोंची में या आपका एल्वोली डक्ट में इस प्रकार का जो होता है, जहाँ गैस एक्सचेंज नहीं होता है। तो गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो एल्वोली, कार्बन जाता है और ये आपका ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पहले यही है थीन वॉल पतली लार्ज सरफेस एरिया, गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो पूरा का पूरा अब आपका ये हो गया। अब इसमें एक दो पॉइंट और मैं बता दूं जो क्योंकि पूछ देता है, कुछ चीज जान लेना जरूरी है, और वो ये है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, श्वसन आयतन। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, उसमें लगभग 500 ml जो है सो हम लोग हवा ले जाते हैं। इसमें 350 ml जो है सो एल्वोली वायु प्रेस में पहुंच जाता है, और रेस्ट जो है हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है उधर। जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो ये मेरा लगभग 3500 से 4000 था। इसको IRV कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या अतिरिक्त आयु जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग के अलावा लेते हैं, सांस के बाद हम एक्स्ट्रा इनहेल करते हैं। तो ये लगभग हमारा कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू लगभग 3000 लीटर होता है, 3 लीटर कर लीजिए या 3000 ml होता है। ये डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी। तो मेन आपका यही पूछता है कि डीप ब्रीथिंग है तो टोटल वॉल्यूम IRV अतिरिक्त वॉल्यूम लेते हैं, शायद 3000 के 3000 शायद। तो ये लगभग हमारा शायद टोटल 500 आपका ये हुआ, और 3000 या 3500 यही आपका। तो 3500 से 4000 ml जो है हमारा डीप ब्रीथिंग में रहते हैं टोटल। और ऐसे जो जाते हैं हमारा तो हम लोग 500 के आसपास वॉल्यूम जो लेकर जाते हैं, डिपेंड अपॉन द लंग्स का कैपेसिटी पर डिपेंड करके। चलिए, तो यहाँ से मैं आज का टॉपिक में ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग इसको सुन रहे हैं, ये मैं काफ़ी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी मदद करेगा एग्जाम क्लियर में, क्योंकि इसके बाद जो सब इस पर क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो आपके लिए और ज़्यादा रोल प्ले करें। चलिए, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 87896328। कोई भी इशू आपको कांटेक्ट करके आप बात कर लीजिए, आपको कोई इशू नहीं। इसी के साथ हम लोग जो है आज का सेशन बंद करते हैं। थैंक यू।